वेलकम ऑडियो स्टोरी नेटवर्क। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो स्टोरी नेटवर्क पर। स्टोरी सुनने से पहले आप अपने दोनों कानों में ईयरफोन जरूर लगा लें। स्टोरी सुनने का असली मजा ईयरफोन के साथ ही में है। This audio provided by Audio Story Network. क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत देवी देवता, इस संसार में कुछ तो अजीब शक्तियाँ होती है जिसे हम नहीं समझ पाते। आइए जानते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में। फरीदाबाद सिटी। चार दोस्त राज, विशाल, मुकेश और सुरेश फरीदाबाद में रहते हैं। ये चारों ही एक मिडिल क्लास परिवार का हिस्सा हैं, जहाँ राज और मुकेश के घर का वातावरण धार्मिक है, वहीं सुरेश और विशाल के घर में पूजा पाठ सिर्फ किसी बड़े त्योहार तक ही सीमित है। राज को नई नई जगह और पौराणिक स्थानों पर घूमना और उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज भी ये चारों दोस्त राज के बताए हुए नोएडा के किले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे 2 मोटरसाइकिल पर ये चारों दोस्त अपनी मंजिल नोएडा के किले की ओर निकल गए। फरीदाबाद से नोएडा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है। रास्ते में कई मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। किले से कुछ पहले हजरत पीर बाबा की दरगाह है, जिसकी इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। जितना मनोरम यहाँ का नज़ारा दिन में होता है, उतना ही ये रास्ता रात में वीरान और सुनसान हो जाता है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, जहाँ जाने के लिए उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों की 3-4 पगडंडियां हैं। वैसे तो चढ़ाई थोड़ी कठिन है, पर ये चारों नौजवान मस्ती करते हुए आसानी से किले तक पहुँच जाते हैं। किले को देखकर जहां एक और राज का चेहरा खिल जाता है, वहीं विशाल और सुरेश के लिए ये पत्थरों के पुराने खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं। पर मुकेश इस किले में रुचि दिखता हुआ राज के पास जाकर उससे इस किले का इतिहास और इसकी विशेषता बताने को कहता है। चारों दोस्त किले के बाहर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और राज कहना चालू करता है। ये किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। किला बलुआ पत्थर की चट्टान पर ऊंचाई पर खड़ा है। यहाँ ऊंची दीवार और बुर्ज किले को और दिलचस्प बनाते हैं। किले के चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारें हैं। इन दीवारों के 9 द्वार व 13 बुर्ज हैं। राज एक साइन बोर्ड की ओर इशारा करके कहता है, किला पुरातात्विक विभाग के सर्वेक्षण का हिस्सा है। इसे क्षति पहुंचाना या इसके वास्तविक स्वरूप से छेड़छाड़ करना दंडनीय अपराध है, ऐसा इस बोर्ड पर लिखा है। तो हम में से कोई भी यहाँ की किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खास तौर पर तुम दोनों, वो विशाल और सुरेश की ओर उंगली दिखाकर कहता है। दोनों ही अपनी गर्दन हिलाकर राज को अपनी ओर से निश्चिंत करते हैं। सुरेश और विशाल किले को अब तक 2 बार पूरा घूम चुके हैं, पर राज और मुकेश अभी केवल आधा किला ही देख पाए हैं। वो बहुत बारीकी से इस किले के भव्य इतिहास को समझते हुए इसे करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब तक सुरेश और विशाल को भूख लग आती है और वो दोनों राज और मुकेश से बहुत परेशान हो बार बार उन्हें नीचे चलने को कह रहे हैं। पर राज और मुकेश को तो मानो भूख और प्यास थी ही नहीं, वो सिर्फ किले को नजदीक से जानने के लिए उत्सुक हैं। दोपहर अपने अंतिम पड़ाव पर है और शाम अपनी छटा बिखेरने को आतुर हो रही है। सुरेश और विशाल का सब्र अब जवाब दे चुका है और वो राज से कहकर नीचे उतरने लगते हैं। राज ने भी सूरज को ढलते देखकर मुकेश से कहा कि शाम के 5 बजे बजने वाले हैं, अभी नीचे उतरने में भी कम से कम 1 घंटा लगेगा। चलो हम भी नीचे की ओर चलना चालू करते हैं, जिससे रात होने के पहले नीचे दरगाह तक पहुंच सकें। राज नीचे आकर देखता है कि विशाल और सुरेश दरगाह के सामने चाय नाश्ते की दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। मुकेश ने भी दुकान पर आकर अपने और राज के लिए 2 चाय ऑर्डर कर दी और सुरेश और विशाल के पास जाकर बैठ जाता है। चारों इधर उधर की बातें करते हुए चाय की चुस्की का लुत्फ उठा रहे हैं। विशाल के पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर यहाँ खाने के लिए कोई व्यवस्था न देखकर उसने और सुरेश ने फरीदाबाद से 20 किलोमीटर पहले पड़ने वाले एक ढाबे पर खाना खाने का प्लान बनाया। चारों दोस्त यहाँ से निकलने के पहले दरगाह पर हाजिरी देते हैं। दरगाह से फरीदाबाद की ओर निकलते निकलते अब दिन पूरी तरह ढल चुका है। रात का अंधेरा किसी भी वक्त अपने चरम पर पहुँचने वाला है। कहने को तो अभी सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, पर पहाड़ी और जंगल में अंधेरा जल्दी घिर आता है। आज अमावस्या की काली अंधेरी रात है और ये चारों दोस्त अपनी वर्तमान रिहाइश फरीदाबाद की ओर अपनी मोटरसाइकिल से सफर कर रहे हैं। करीब आधे घंटे चलने के बाद सुरेश की गाड़ी 2-3 झटके के साथ बंद हो जाती है। मुकेश और राज अपनी गाड़ी सुरेश के पास लगाकर पूछते हैं, क्या हुआ? सुरेश कहता है, पेट्रोल खत्म हो गया है, शायद जल्दबाजी में डलवाना भूल गया था। राज चिंतित होकर कहता है, ये तो गलत हुआ, अब इस जगह इतने बजे पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? फिर कुछ सोचकर उसने मुकेश से अपनी गाड़ी का पेट्रोल देखने के लिए कहा। मुकेश पेट्रोल टैंक को चेक करते हुए कहता है,
मेरी गाड़ी में भी ज्यादा पेट्रोल नहीं है, पर इतना तो है कि हम किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकें। सुरक्षित स्थान का नाम सुनकर सुरेश और विशाल उन्हें उस फरीदाबाद मोड़ पर पड़ने वाले ढाबे के बारे में बताते हैं, जिसे राज और मुकेश ने भी पहले से देखा हुआ है। अब चारों अंदाजा लगाते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति से वो ढाबा कितनी दूर है। ढाबे की दूरी का अंदाजा लगाकर मुकेश अपनी गाड़ी का कुछ पेट्रोल सुरेश की गाड़ी में डाल देता है, जिससे वो चारों ढाबे तक पहुंच सकें। ढाबे पर पहुंचकर कुछ न कुछ व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा सोचकर चारों आगे निकलते हैं। पर पेट्रोल को एक गाड़ी से निकालकर दूसरी में डालने के चक्कर में बहुत सा पेट्रोल नीचे गिर जाता है और साथ ही रात भी काफी हो जाती है। पेट्रोल अब दोनों ही गाड़ियों में कम था और उन चारों का ढाबे की दूरी का अंदाजा भी गलत साबित हुआ। ढाबे से करीब 2 किलोमीटर दूर ही पहले एक गाड़ी का और फिर दूसरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो चारों इस समय अमावस्या की काली रात में सुनसान सड़क पर जंगल के बीच में खड़े हुए थे। उस समय कोई मदद की उम्मीद करना बेकार था। अभी तक एक भी गाड़ी उन्हें नहीं मिली थी और न ही आसपास किसी बस्ती के होने का कोई अंदेशा था। राज शांति को भंग करते हुए बोला, इस समय यहाँ इस वीरान और सुनसान जगह पर खड़े रहने से तो अच्छा है कि हम ढाबे तक गाड़ी को धकेल कर ले चलें, शायद वहाँ हमें कोई मदद मिल जाए। सही कहा, और हो सकता है वहाँ हमारे मोबाइल पर नेटवर्क भी मिल जाए, तब हम किसी तरह मदद की उम्मीद कर पाएंगे। मुकेश ने राज की बात का समर्थन करते हुए कहा। बाकी दोनों दोस्त भी राज की बात का समर्थन करते हुए पैदल ही गाड़ी को धक्का लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें झींगुर और कई प्रकार के पतंगों की आवाजें आ रही थीं, जो इस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बनाने का काम कर रही थीं। करीब 45 मिनट तक चलते रहने के बाद ढाबा दिखाई देने लगा। अगले 5 मिनट बाद ही चारों दोस्त ढाबे पर थे। अपनी गाड़ियों को ढाबे के सामने लगाकर सामने पड़ी खाट पर आराम से बैठ गए। तकरीबन 15 मिनट बाद रास्ते की थकान के कुछ कम होने पर विशाल ढाबे के नौकर को आवाज देने लगा, पर ढाबे के अंदर से किसी ने भी उनकी आवाजों का उत्तर नहीं दिया। सुरेश ढाबे की तरफ देखते हुए बोला, लगता है इस समय तक सभी लोग ढाबा बंद करके चले जाते होंगे, पर किसी को तो ढाबे और यहाँ के सामान की सुरक्षा के लिए रखा होगा। विशाल सुरेश की बात को काटते हुए बोला, और वैसे भी इन 30 किलोमीटर के अंदर इस ढाबे के अलावा कुछ भी नहीं है, तो रात में ट्रक वालों के लिए या सवारी गाड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था के लिए किसी को तो रख छोड़ा होगा। सुरेश अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहता है। राज और मुकेश भी अब तक उठकर खड़े हो गए थे। चारों अलग अलग होकर ढाबे के आसपास देखने लगते हैं कि शायद कोई नौकर हो जो शायद सो रहा हो, पर काफी देर तक देखने के बाद भी उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। सुरेश और मुकेश ढाबे के रसोई घर की तरफ जाते हैं और खाने के लिए सामान ढूंढने लगते हैं। मुकेश तेज आवाज में कहता है, भाइयों, यहाँ कोई नौकर तो नहीं है, पर हमारी पेट पूजा के लिए सब्जी, आटा, मसाले और बाकी सभी कुछ मौजूद है। क्यों न हम खुद ही कुछ बना लें? पर क्या ये सही होगा? मेरा मतलब कि अगर कोई आसपास कहीं गया होगा या ढाबे के अंदर होगा तो वो हमें चोर न समझ बैठे। सुरेश ने अपनी शंका जाहिर करते हुए कहा। विशाल थोड़े गुस्से के लहजे में बोला, तो क्या करें, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। अगर कोई होता तो हमारी आवाज का तो उत्तर देता। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई होगा। विशाल और सुरेश की बातों को सुनकर राज ने समाधान निकालते हुए कहा, मेरे ख्याल में तो तुम दोनों की ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। हम में से कोई 2 लोग खाने की तैयारी करेंगे और बाकी 2 लोग ढाबे के अंदर और बाहर अच्छे से देखेंगे, शायद कोई मिल जाए। अगर कोई मिल गया तो उसे सारी बात बताकर उससे मदद मांगेंगे, और अगर कोई नहीं मिला तो खाना खाकर सुबह तक आराम करेंगे और चलते समय सब्जी की टोकरी में कुछ रुपए रख देंगे। सभी सर हिलाकर राज की बात का समर्थन करते हैं, पर अब बात थी कि कौन रुककर खाना बनाएगा। इस बात का हल निकालते हुए मुकेश ने सभी से कहा कि मैं और सुरेश खाना बनाने का काम करेंगे। वैसे भी राज और विशाल इस काम में कच्चे हैं, तो तुम दोनों जाकर ढाबे का मुआयना करो और देखो कि कोई हमारी मदद के लिए यहाँ है या सिर्फ हम चारों ही रात भर इस ढाबे की शोभा बढ़ाने वाले हैं। सभी मुकेश की बात पर हंसते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। मुकेश और सुरेश खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। राज और विशाल मोबाइल की टॉर्च चालू कर पहले ढाबे के आसपास देखने के लिए निकल जाते हैं। ढाबा देखने में आम ढाबों की तरह ही है, पर ये दूसरे ढाबों से कहीं अधिक बड़ा और पुराना लगता है। ये तकरीबन 2 एकड़ के हिस्से में फैला हुआ है।
सामने की तरफ के भाग में 10-12 खाट पड़ी हैं जो निश्चित ही वाहन चालकों के आराम करने के लिए होंगी। अंदर बरामदे पर 12-15 जोड़ी कुर्सी टेबल लगे हुए हैं। ढाबे के वीरान और सुनसान जगह होने पर भी यहाँ किसी जंगली जानवर की आवाज तक नहीं है और न ही ढाबे को देखकर डर महसूस हो रहा है। चारों तरफ अच्छे से देखने के बाद राज और सुरेश ढाबे के अंदर बने कमरों को देखने का फैसला करते हैं। एक एक करके सारे कमरों को बारीकी से देखने के बाद वो एक कमरे के बाहर आकर ठिठक जाते हैं, क्योंकि इस कमरे के अंदर से कुछ उजाला दरवाजे के नीचे से बाहर आता दिख रहा था। दरवाजे से ही अगरबत्ती और कपूर की खुशबू को आसानी से सूंघा जा सकता था। राज और सुरेश दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता। तब सुरेश अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डालता है। दरवाजे को देखकर दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई है और देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे इस दरवाजे को कई सालों से किसी ने नहीं खोला होगा, क्योंकि दरवाजे की कुंडी पर दीमक अपना घर बनाए हुए है। चारों तरफ मकड़ी के जाले इस तरह से लगे हैं मानो उन्हें पता है कि इस जगह से कोई भी उन्हें अलग नहीं करेगा। पूरा दरवाजा काले रंग का है और उसका ऊपरी भाग चौखट लाल रंग की है। दरवाजे पर 2 नागों की आकृति बनी हुई है, जिसमें एक नाग का शरीर दरवाजे के एक पलड़े पर है और साथ वाले नाग को घेरते हुए उसका मुंह दरवाजे के दूसरे पलड़े पर है। ऐसे ही दूसरा नाग का भी धड़ दूसरे पलड़े पर और मुंह पहले पलड़े पर है। दरवाजे पर संस्कृत में पीले रंग शायद हल्दी से कुछ लिखा हुआ है। असविकल्प का समाधि। चौखट के ऊपर भी जहाँ कुंडी लगी है वहाँ लिखा है अहम शयन। सुरेश उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। राज उसे रोकता है, पर सुरेश की जिद और खुद के जिज्ञासु मन की वजह से राज मान जाता है। अब दोनों ही जिज्ञासा बस अंदर देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं। अंदर का दृश्य देखकर राज एक हाथ से सुरेश को आगे बढ़ने से रोकता है। कमरे के अंदर सिंदूर और हल्दी से एक अजीब सा चौक बना हुआ है। चौक के चारों ओर कुछ कुछ अंतराल से नींबू रखे हुए हैं। पास ही धूप और अगरबत्ती जल रही है। एक बड़ा दीपक उस चौक के बीचों बीच जल रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये सारा उपक्रम किसी तंत्र क्रिया के प्रयोग के लिए किया गया है, पर इस दरवाजे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई सालों से यहाँ आया होगा और न ही इस कमरे में कोई दूसरा दरवाजा या खिड़की है। कमरे में एक बड़ी लोहे की आगमकद पेटी रखी है जिस पर सिंदूर से ओम का चिन्ह बना हुआ है। पूरे कमरे में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, जिससे राज और सुरेश के दांत बजने लगते हैं। पर आश्चर्य है, कहीं कोई खिड़की नहीं है और ये कमरा भी मुख्य दरवाजे से बहुत अंदर है और वैसे बाहर भी इतनी ठंड नहीं है। राज को कमरे का माहौल सही नहीं लगता। वो सुरेश से कुछ कहता इससे पहले ही अचानक वहां जल रहा दीपक एकाएक फफक कर बुझ गया और अगरबत्ती की खुशबू की जगह अजीब सी सड़न जैसी गंध पूरे कमरे में फैलने लगी। एक तेज हवा के झोंके ने सिंदूर और हल्दी से बने चौक और पेटी पर बनी उनकी आकृति को मिटा दिया। राज किसी अनहोनी की आशंका से सुरेश का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देता है। दरवाजे को यथावत लगाने के बाद दोनों बाहर की तरफ जहां विशाल और मुकेश खाना बना रहे थे वहां पहुंच जाते हैं। मुकेश इन दोनों को प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? कुछ नहीं, हम दौड़ रहे थे इस वजह से। राज ये कहते हुए सुरेश को चुप रहने का इशारा करता है। कोई मिला या नहीं भाई? विशाल ने रोटी सेकते हुए पूछा। राज ने माहौल को थोड़ा सामान्य करने के लिए शायराना अंदाज में उत्तर दिया, हमें वो मिला जो कमबख्त अब तक किसी को ना मिला। पर क्या कहूँ यारों, चाह थी जिसकी वो अब तलक न मिला। सभी राज की शायरी सुनकर हंसने लगते हैं। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। चारों खाना खाकर सोने का सोचते हैं, पर मुकेश कहता है कि सभी का एक साथ सोना सही नहीं होगा। हम सभी बारी बारी एक एक करके जागकर रात में ध्यान रखेंगे कि कोई जंगली जानवर या कुछ और कोई दिक्कत न कर दे। सभी मुकेश की बात मान जाते हैं। सबसे पहले मुकेश ही पहरा देता है, बाकी तीनों सो जाते हैं। एक काला स्याह साया सुरेश की खाट के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसके तेजी से चक्कर लगाने और बार बार हाथ हिलाने की वजह से चूड़ी और पायल की आवाज भी आ रही है, जिससे लगता है कि ये किसी औरत का साया है। पर तभी वो साया विशाल के बिल्कुल ऊपर आकर मर्दाना आवाज में विशाल से कहता है, तुम सड़ चुके हो, तुम्हारा शरीर सड़ रहा है। ठीक उसी समय विशाल एक भारी भरकम मगर गंभीर आवाज सुनता है जो उसके बिल्कुल पास ही आती जा रही है और बार बार उससे कहा रही है, तूने मुझे जगाकर अच्छा नहीं किया। इधर राज इन दोनों की इस दशा को देखकर और दोनों के पास भूत देखकर डर से कांप रहा है। क्या राज और उसके दोस्त भूत से बच पाएंगे? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।